हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर और इसमें हमने देखा था फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है और मैं आपको ये पूरा कंप्लीट अपने हैंड रिटन नोट से करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, हम एक एक कॉन्सेप्ट को इसको समझेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियोज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ऑडिटर के टेन्योर के बीच के अंदर उसका जो प्लेस है वो वैकेंट होना। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ऑडिटर की टेन्योर थी, मतलब 5 ईयर की होती है, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम, जो हमने पीछे रीड किया था। अब इसके बीच में कहीं पे उसकी अगर वैकेंसी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, ये कैजुअली हो गई इसलिए इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। मतलब जब भी ऑडिटर की टर्म है उसके बीच में अगर वैकेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी किन किन कारणों से हो सकती है? तो फ्रेंड्स, या तो किसी ऑडिटर की डेथ हो गई, या उसने रिजाइन कर दिया, या रिमूवल हो गया, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इन सब केसेस में कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। अब अगर हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे हम रेजिग्नेशन के केस को अलग करते हैं। यहाँ पे रेजिग्नेशन केस को अलग करने का भी एक स्पेशल पर्पज है। वो पर्पज क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर है, उसको कुछ कंपनी के जो फ्रॉड है वो पता लग गए और कंपनी उसको प्रेशराइज कर रही है और रिजाइन करने के लिए, या कोई अदर प्रेशर उस पर पड़ रहा है कंपनी की तरफ से, तो उस केस में हो सकता है उसने रिजाइन कर दिया हो। इसलिए यहाँ पर इसके केस के अंदर, रेजिग्नेशन के केस के अंदर कंपनी में कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको अलग रखा गया है। ठीक है, तो रेजिग्नेशन के अलावा जितने भी केस होते हैं तो उस केस के अंदर जो भी कैजुअल वैकेंसी हुई है उसको बोर्ड फिल करेगा, बीओडी, विद इन 30 डेज ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, रेजिग्नेशन के केस में क्या होगा? 30 डेज में जो बोर्ड है वो रिकमेंड करेगा, और जब वो बोर्ड रिकमेंड करता है उसके विद इन 3 मंथ्स मीटिंग बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की, और मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे नए ऑडिटर को। क्योंकि हो सकता है कि जो कंपनी है वो पुराने ऑडिटर को हटा करके अपना कोई ऑडिटर लाना चाह रही है कंपनी में फ्रॉड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है? कैजुअल वैकेंसी के केस का यहाँ पर रेजिग्नेशन का केस अलग नहीं किया गया है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो 30 डेज के अंदर जो सीएजी है वो नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, और अगर सीएजी फेल होता है तो विद इन 30 डेज जो बीओडी है वो यहाँ पर जो है वो नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अब चाहे गवर्नमेंट कंपनी का केस है चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस है, कैजुअल वैकेंसी में जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका टेन्योर कितना होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑब्वियसली जो नेक्स्ट एजीएम होगी उसके कंक्लूजन तक उसका टेन्योर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है मैंने, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट ऑडिटर है वो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो सकता है उसी को ही हमने ऑडिटर बना लिया है अपनी एजीएम के अंदर। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? वेयर नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड डजंट रिजल्ट इन द कैजुअल वैकेंसी। इसका मतलब क्या है? किसी एजीएम के अंदर किसी ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुई, मतलब उसका रेटिफिकेशन नहीं हुआ, या फिर किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन हो गए वो आगे हम रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है रोटेशनल ऑडिटर। रोटेशन किस किस कंपनी में अप्लाई होता है? तो फर्स्ट ये बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, every private company having paid up share capital of 50 crore or more, any other company having borrowing from the financial institution, banks and public deposit, ये सब मिला के एग्रीगेट अगर 50 करोड़ और ज्यादा है तो इन सब कंपनीज के केस में रोटेशनल प्रोविजन अप्लाई होंगे। रोटेशनल प्रोविजन का क्या मीनिंग है? तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं समझाऊं तो अगर एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होती है 5 ईयर के लिए, तो आफ्टर 5 ईयर उसको कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है कि एक ऑडिटर का टेन्योर मान लो यहाँ पर कंप्लीट हो गया 5 ईयर के लिए। ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल है तो 5 ईयर, और फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर, कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद में कूलिंग पीरियड होगा 5 ईयर का इन द बोथ कंडीशंस, मतलब इंडिविजुअल के केस में भी और फर्म के केस में भी। ठीक है, अब यहां पर हम समझेंगे इस केस को। मान लो यहाँ पर एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी। ठीक है, इसमें 3 पार्टनर्स है, ए, बी एंड सी।
अब यहाँ पर इसको 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया, फिर यहाँ पर वापस 5 ईयर के टर्म खत्म होने के बाद रीअपॉइंटमेंट हो गई 5 ईयर के लिए। तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो कंप्लीट हो जाने के बाद इसको कूलिंग पीरियड मिलेगा 5 ईयर का। मतलब उस कूलिंग पीरियड के दौरान वो उस कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। जब उसका कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा 5 साल का, उसके बाद वो हो सकता है। इसी तरीके से इंडिविजुअल के केस में अगर उसकी 5 ईयर की टर्म कंप्लीट हो जाती है, तो जहां पर टर्म कंप्लीट होती है वहां से लेके 5 साल तक कूलिंग पीरियड होता है, मतलब 5 साल में वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, मान लो कोई XYZ लिमिटेड है, उसमें ABC एंड कंपनी है, ABC एंड एसोसिएट्स, उसकी ऑडिटर है किसकी? XYZ कंपनी की। अब मान लो XYZ कंपनी से उसका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया 2 कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर का, तो उसके बाद में कूलिंग पीरियड के ड्यूरिंग अगर XYZ की कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कूलिंग पीरियड के दौरान जो ऑडिटर है वो उस कंपनी के अंदर तो नहीं अपॉइंट हो सकता, लेकिन उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी में वो अपॉइंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन रहता है इसमें, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, इफ मेंबर रिजॉल्व दैट ये पॉइंट समझाने से पहले, अगर कोई मान लो फर्म है एबीसी कोई फर्म है ऑडिटर्स की, ठीक है, ABC एंड कंपनी, ठीक है, अगर उसके अंदर जो 10 ईयर का होता है, 2 टर्म्स होती है 5 ईयर की, तो 10 ईयर में क्या खाली पार्टनर ए इन 10 साल के लिए हर साल ऑडिट कर सकता है और साइन कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, प्रोवाइडेड वहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो रही है। इस सेक्शन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको पावर दी गई है कि वो इनके स्कोप, इनका जो ऑडिट स्कोप है, मतलब कि ए कितने टाइम के लिए ऑडिट करेगा, बी कितने के लिए करेगा या सी कितने के लिए करेगा, इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे बोलता है इफ मेंबर रिजॉल्व दैट द एंगेजमेंट पार्टनर विल बी रोटेट वंस इन 2 ईयर। तो ये क्या बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर है, उसका रोटेशन करना है हमको 2 साल के बाद में। तो मान लो ए है, उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर काम किया, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे साल के लिए वो काम नहीं कर सकता क्योंकि 2 साल के बाद उसका रोटेशन किया जाना है। अब इस 3rd ईयर में बी या फिर सी है वो साइन कर सकते हैं, लेकिन ए नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही 4th ईयर आएगा, यहाँ पर ए बी सी तीनों में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेंबर्स ने क्या डिसाइड किया था, रोटेशन करना है 2 ईयर्स में, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन 2 ईयर के बाद यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो ए कर ही सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो प्रोविजंस है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।